हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लीजिए, एक बार फिर मैं आ चुका हूं अपना एक नया वीडियो लेके। और इस बार का मेरा जो ये वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बार का जो मेरा वीडियो है वह मैंने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें है 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। और ये 50 प्रश्न मित्रों मैंने प्रीवियस ईयर में या तो आईएएस के परीक्षाओं में या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में से ही इसको बनाया है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि निश्चित ही इस 50 प्रश्नों में से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 20 सितंबर को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर प्रस्तावित है। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये 50 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्नों को देखने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन प्रिपरेशन विद पीके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, अगस्त प्रस्ताव, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों आपको इसके घटित होने वाले कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले जो घटना घटित हुई उसको पहले क्रम पे और उसके बाद जो घटना घटित हुई उसको दूसरे नंबर पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सांप्रदायिक पंचाट। तो जो हमारा सांप्रदायिक पंचाट है वह 16 अगस्त 1932 को यह हुआ था। इस प्रकार यह हमारा इसमें पहले स्थान पे आएगा। दूसरे नंबर पे हमारा आएगा पूना समझौता, जो कि 26 सितंबर 1932 में आया था। तीसरा है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हमारा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। और चौथा है हमारा अगस्त प्रस्ताव, जो कि हुआ था 8 अगस्त 1940 में। इस प्रकार जो हमारा क्रम है वो बनेगा 2, 1, 4 और 3। और ये जो ऑप्शन है आपको 2, 1, 4, 3, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, यानी कि कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुआ था। तो जैसा आपको पता है दोस्तों कि कूका आंदोलन 1871-72 में पंजाब प्रांत में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बी एकदम सही है, पंजाब में। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन है आपके सामने ए कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ऑप्शन नंबर बी कर्नल शौकत अली मलिक, ऑप्शन नंबर सी मेजर करतार सिंह और ऑप्शन नंबर डी मेजर जनरल शहनवाज खान। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मेजर करतार सिंह, ये हमारे आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी के तीनों जो व्यक्ति थे, यानी कि कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक और मेजर जनरल शहनवाज खान, ये तीनों व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है कोटदीजी, ऑप्शन नंबर बी है सोगौरा, ऑप्शन नंबर सी है देसलपुर और ऑप्शन नंबर 4 है चनहुदड़ो। तो इसमें से जो हमारा सोगौरा है वह हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, राप्ती नदी के किनारे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें से यह हड़प्पा स्थल नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही इसका क्षेत्र सीमित है। और चूँकि सोगौरा क्या है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, इस प्रकार सोगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो हड़प्पा कालीन के स्थल हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी विजयनगर, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण थी। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की दो परंपराएं प्रसिद्ध थी, एक नागर शैली और एक द्रविड़ शैली। नागर शैली में क्या था, उत्तर भारत के अधिकतर जो मंदिर थे वह नागर शैली में बनते थे और जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वह द्रविड़ शैली में बनते थे। अब आइए हैं छठे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि और से ध्यान हटाकर चित्र आधार एल्बम और वैयक्तिक रूप से चित्र पे अधिक जोर दिया? तो चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि जहांगीर ने हुमायूं, जैसा कि आपको पता है कि मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत हुमायूं के समय से हुई थी और हुमायूं और अकबर ने के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों यथा तूतीनामा, हमजानामा आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहाँ के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु आदि के अनेक वैयक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्राधारों यानी कि एल्बम का निर्माण कराया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित पे विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पे देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। केसी नियोगी, सदस्य संघ विधानसभा पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। अब आपको बताना है कि इसमें से निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि तीनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी केवल तीन, या ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा यानी तीनों सही। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीनों व्यक्ति का पद सही जुड़ा हुआ है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन से तथ्य सत्य नहीं हैं? पहला है इसमें महिलाओं, कृषकों को और व्यापारिक समूहों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता। तीसरा है कांग्रेस को एक संगठन के रूप में शक्तिशाली बनाया। और चौथा है श्रमिकों को भागीदारी बहुत अधिक थी। तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शन को बारी बारी से। जैसा कि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने और कृषकों ने और व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन है कि हिंदू मुस्लिम एकता। तो जैसा आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था और चूँकि गांधी जी के प्रयासों से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मर्ज होकर जुड़ के एक हो गए। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता का भी उसमें बढ़ावा मिला, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है हमारा डी, श्रमिकों की भागीदारी बहुत अधिक थी। तो ये भी ऑप्शन सही है कि श्रमिकों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है कांग्रेस को एक संगठन के रूप में शक्तिशाली बनाया। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, यानी कि कौन सा हमारा गलत है? ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा गलत होगा और बाकी के तीनों ऑप्शन सही होंगे। नौवां क्वेश्चन है 1943 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने राधाबाई सुब्रमण्यम, रेणुका राय, सुचेता कृपलानी या सरोजिनी नायडू। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेणुका राय। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, इसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणों को इसने इस कर से मुक्त रखा। जजिया कर, जैसा कि आपको पता है कि जजिया कर एक धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम इलाकों में गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था उनकी सुरक्षा के लिए। तो जजिया कर, और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध प्रांत में।
निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना, चिली। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिली विश्व में सबसे ज़्यादा आयोडीन का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 मरुस्थलों के नाम दिए गए हैं और उस मरुस्थल वह कहाँ स्थित हैं उन संबंधित देशों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मरुस्थल उस देश से संबंधित नहीं है। तो आपका पहला है तकलामकान और इसका है चीन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तकलामकान कहाँ स्थित है? चीन में। दूसरा है हमारा तीसरा है हमारा कराकुम तुर्कमेनिस्तान। ये भी बिल्कुल सही है। कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। फिर सनोरान, ये भी बिल्कुल सही है आपका। सनोरान मरुस्थल यूएसए में स्थित है। और बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा सही होगा। ये सही मिला नहीं है। गिब्सन जो मरुस्थल है वो ब्राज़ील में ना होते हुए ये कहाँ पे है? यह ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे कुंचिकल जलप्रपात, दूसरा है शिव समुद्र जलप्रपात, तीसरा है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात और चौथा है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। तो आपको जैसा पता है कि यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं और यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसके साथ और तीनों ऑप्शन देखिए। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कुंचिकल नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 14वां, भारत में मिट्टियों का द्वितीय सबसे विशाल वर्ग कौन सा है? तो आपको बताना है कि दूसरे नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल मिट्टी। सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूछा जाए तो पहले नंबर पे हमारा जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, तीसरे नंबर काली मिट्टी और चौथे नंबर पे लेटेराइट मिट्टी। मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीप पठार, हिमालय, अराकायनोमा। तो हमारा सही जवाब होगा जो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है जो कि मालदा गैप से उससे अलग हो गया है। किससे अलग हो गया? मालदा गैप से। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? गंगा, माही, लूनी, नर्मदा। तो जो हमारी माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को और एड्रियाटिक सागर अल्बानिया। तो इसमें का जो आपका सही जवाब है काला सागर क्रोएशिया। यह काला सागर क्रोएशिया से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। क्रोएशिया जो है वह एड्रियाटिक सागर से जुड़ा हुआ है। अल्बानिया और क्रोएशिया ये जो दोनों एड्रियाटिक सागर से जुड़े हैं और कैस्पियन सागर कजाकिस्तान सही है और भूमध्य सागर के मुहाने पर मोरक्को स्थित है देश। इस प्रकार काला सागर क्रोएशिया यह मैच नहीं करता है और यही हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कृषि मृदा एवं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कुटकुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक को निर्मुक्त करता है, यानी कि मुक्त करता है। और हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर पहला ए और बी, ऑप्शन नंबर दूसरा बी और सी, ऑप्शन नंबर तीसरा ए बी सी और ऑप्शन नंबर चौथा सी या ए। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये हमारा गलत ऑप्शन है, ये होगा लखनऊ। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको बताना है कि कौन सा ये नदी घाटी परियोजना है और किस नदी से संबंधित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सॉरी, ये हो गया कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। आपके ऑप्शन है दुलहस्ती झेलम, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी, तवा तवा नदी। यानी कि ऑप्शन तवा तवा नदी पे है, उकाई तापी नदी पे है और गांधी सागर चंबल नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पे है, न कि झेलम पे। यानी कि हमारा यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है बिल्कुल, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ये भी बिल्कुल सही है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ये भी आपका बिल्कुल सही है, और सहायक स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन ये नहीं होगा, ये होगा लॉर्ड रिपन। लीटन के स्थान पे क्या होगा? रिपन। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, रिपन। यानी कि हमारा ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 40 से 400, 50 से 450, 50 से 500 या 60 से 500। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 से 500। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है आपका राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, दूसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तीसरा है राष्ट्रगान का सम्मान करना और चौथा है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। और बाकी की जो हमारे तीनों है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 24वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग। तो राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग ये सभी संवैधानिक संस्था हैं। और हमारा तब कौन सा ऑप्शन बचता है? मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग हमारा संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 25वां, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा। तो जैसा आपको पता है दोस्तों कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर विधानसभा इसको समाप्त करने की सिफारिश करे तो इसको समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि अभी हाल ही के घटनाक्रम में आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ राज्य विधान परिषद को भंग करने की सिफारिश की है, यानी कि उत्तर नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 26वां, संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 9 सदस्य, बी 7 सदस्य, सी 11 सदस्य या डी 13 सदस्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 7 थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर।
प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके ग्रहण राजनीतिक जुड़ाव ना हो, या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। ये अलग है, भाग न लिया हो। तो आपको बताना है कि यह कथन किसके अनुसार है। ऑप्शन नंबर पहला है राजमन्नार समिति 1969, बी है संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000, सी है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, या डी सरकारिया आयोग 1983। तो हमारा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये उपरोक्त जो कथन है वह सरकारिया आयोग 1983 से संबंधित है। हाल ही में किन दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में पहले आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, भारत और जापान, भारत और साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में प्रथम आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। वंशधार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य चल रहा है? ऑप्शन नंबर है पहला आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हमारा सही जवाब होगा अब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशधारा नदी जल विवाद ये जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य में चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रमंडल में अपनी पुनः वापसी की है? मालदीव, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो मालदीव ने 2016 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता से अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन अब वह पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए फैसला लिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? अहमदाबाद, मुंबई, गांधीनगर, जोधपुर। तो हमारा तीसरा जो वैश्विक आलू सम्मेलन था वह गांधीनगर में आयोजित हुआ। अटल भूजल योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की? दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही जवाब है हमारा दिल्ली, यानी दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम के 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रंप, ग्रेटा थनबर्ग या नरेंद्र मोदी। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटा थनबर्ग ने 2019 के लिए टाइम पत्रिका के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, और यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, और यह स्वीडन देश से संबंधित हैं। तेरहवें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष इसका प्रारंभ हुआ था? तो जो मिड डे मील योजना है इसका प्रारंभ 1995 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है 1995। और ये प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक कक्षाओं में निःशुल्क यानी कि दोपहर का भोजन से संबंधित है, और इसको चलाने का कारण था स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 36वां है यूके सिन्हा, ये होगा यूके सिन्हा, आप लोग कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? निर्यात संवर्धन, लघु एवं मध्यम उद्योग से, कृषि विभाग से या ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से? तो यूके सिन्हा समिति का जो संबंध है वह लघु एवं मध्यम उद्योग से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा।
प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 करोड़ का एक भुगतान अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 250 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ इस कोर्स की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य टियर 3 और टियर 4 शहरों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक ग्राहकों को पॉइंट ऑफ सेल से संबंधित अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। और आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ए सी, तीसरा ए बी सी और चौथा बी सी। और हमारा इसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर 3, यानी कि तीनों इसमें सही हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 19 फरवरी 2020 को 5 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन नंबर बी है, इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों की गुणवत्ता का अध्ययन कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए 1 वर्ष के अंतराल पर उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर पहला है जिसमें ए और बी, ऑप्शन नंबर दूसरा है केवल बी, ऑप्शन सी तीसरा है केवल ए और ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 19 फरवरी 2020 को 5 वर्ष पूरे हो गए, यह बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है हमारा कि इसका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट है वह प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जाती है, ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक 2 सालों पर यह जानकारी किसानों को प्रोवाइड कराई जाती है। इस प्रकार दूसरा हमारा गलत है और पहला हमारा सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा भूमि क्षेत्रफल है? तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल है वह हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में है, चूँकि इसमें पश्चिम बंगाल नहीं दिया है। और दूसरे नंबर पे हमारा गुजरात आता है मैंग्रोव वनस्पतियों के क्षेत्रफल से संबंध में। तो गुजरात इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रकार गुजरात हमारा सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जब मात्रा में अवशेषों के दहन के कारण जब फसलों के जो अवशेष होते हैं उनको जब जलाया जाता है तो वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, 3, 4, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 4 और चौथा ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब फसलों के अवशेषों को जलाते हैं तो हमको कौन कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 41वां, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच वैश्विक प्रतियोगिता ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को जारी करती है। प्रश्न नंबर 42वां, हाल ही में चर्चित अंबरनाया नदी किस देश से संबंधित है? तो जो अंबरनाया नदी है वह रूस देश से संबंधित है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 43, वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि प्लेन की दुर्घटनाओं के समय इससे जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये नाम ब्लैक है तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि इसका ब्लैक नाम होने से ये काले कलर का होगा। जो ब्लैक बॉक्स है वह नारंगी कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 44, ब्लू बेबी नामक
प्रदूषक बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। ऑप्शन है आपके सामने फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या नाइट्रेट। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर जल में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो ब्लू बेबी नामक बीमारी बच्चों में होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 45, एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में निम्नलिखित कितनी मात्रा में पेशाब करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1.5 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति पर डे 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता, गोवा, उत्तराखंड, पटना। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान हमारे पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47वां, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है शुगर, तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, चौथा है पोटेशियम क्लोराइड। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है सोडियम क्लोराइड, ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जब हमारे शरीर में निर्जलीकरण होता है तो सोडियम क्लोराइड शरीर से लुप्त हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फलों के परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है आपके सामने साइटोकाइनिन, एथिलीन, मैग्नीशियम या जिब्रेलिन। तो हमारा सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन जो है वह फलों के पादपों के परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। प्रश्न नंबर 49 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मच्छर प्रत्याशी के रूप में प्रतिकर्षी, ये प्रत्याशी नहीं होगा दोस्तों, ये होगा प्रतिकर्षी, यानी कि मच्छरों को भगाने के लिए कौन सा निम्नलिखित में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रतिकर्षी। तो हमारा ऑप्शन है पैरेथ्रम, रेटिनॉन, एफेड्रिन या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन पहला है पैरेथ्रम, यह एक मच्छर प्रतिरक्षी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिकर्षण के रूप में। हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है। केवल तापमान, केवल आर्द्रता और तापमान, केवल दाब एवं तापमान, आर्द्रता, दाब एवं तापमान। तो जो कमरे में वातानुकूलित यानी कि एसी लगा होता है वह केवल आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तो लीजिए दोस्तों, 50 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट ख़त्म हुआ और मुझे बिल्कुल आशा है कि इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य आरओ की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को फिर से आप लोग 2 बार 3 बार जय बार मन करें, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।